हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली बार मैंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उस पर एक वीडियो अपलोड किया था और मुझे उम्मीद है आपने उसे समझा होगा। इन्हीं जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के एक बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिनका बड़ा योगदान है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, इन्होंने इस पर काम किया और इन्होंने एक सिद्धांत और दिया जिसको हम जानते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से। आज हम चर्चा करते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मॉरल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। ये जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे है, ये पियाजे कौन था? पियाजे मूलतः एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के थे रहने वाले और इनका जो जन्म था 1896 9 अगस्त 1896 में हुआ। इनकी मृत्यु 1980 में हुई। इस बीच में इन्होंने बहुत सारे नियमों, सिद्धांतों और पुस्तकों का प्रकाशन किया। बहुत बड़े बढ़िया सिद्धांत इन्होंने दिए जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं सिद्धांतों के साथ साथ जो इनका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो 1963 में दिया गया था, लेकिन जिस सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूँ ये 1932 में दिया गया था। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जीन पियाजे ने 1932 में कुछ अपने बच्चों पर और आसपास के बालकों पर, बच्चों पर प्रयोग किया और उन्होंने साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नावलियों के माध्यम से बच्चों को खेलते हुए, निरीक्षण करते हुए, उनको देखते हुए, उनकी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए कि उनका किस प्रकार उनका नैतिक विकास होता है, इस बात का अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने सिद्धांत का निर्माण किया। क्या है ये सिद्धांत? पहले तो हम ये जान लेते हैं नैतिक विकास है क्या, क्योंकि नैतिक विकास की जब हम बात करते हैं तो यानी नैतिक विकास है क्या ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नैतिक विकास का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले कोरे कागज़ की तरह होता है, न वो नैतिक होता है न अनैतिक होता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता दुनियादारी के बारे में। धीरे धीरे वो परिवार और पड़ोस और विद्यालय और समाज के साथ साथ मिलकर के समाज और परिवारों के द्वारा बनाए गए नियम, परंपराएं, आदेश, निर्देश और जितने भी मानक होते हैं, जो सामाजिक मानक होते हैं, उनके अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की कोशिश करता है और उन्हें स्वीकार करके उनके अनुसार अपना व्यवहार परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम नैतिक विकास की बात कहते हैं। तो यानी पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि नैतिक व्यवहार एक प्रकार से समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों का अनुसरण करना है। ऐसे व्यवहार प्रतिमान, ऐसे व्यवहार जिनको समाज द्वारा मान्यता दी गई हो, उनका अनुसरण करना, उनका अनुकरण करना, उनके अनुसार अपना व्यवहार संचालित करना या उसमें ढालना या अपने आप को परिवर्तित करना, ये जो प्रक्रिया है नैतिक विकास की एक प्रक्रिया है, ऐसा इसमें कहा गया है। नैतिक विकास में व्यक्ति अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है और इसमें जीन पियाजे ने इसकी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने कहा कि जब बालक छोटी आयु में होता है तो 0 से लेकर के 8 साल तक जो उसका नैतिक विकास होता है वो अलग तरीके से होता है और उसको उन्होंने अलग अवस्था का नाम दिया। तो जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उन पे हम चर्चा करेंगे बिंदुवार, और इसमें क्या क्या किस प्रकार नैतिक विकास होता है इस पे उन्होंने जो है चर्चा की है बाकायदा। मैं इसकी थोड़ी सी एक प्रक्रिया यहाँ पे लिख दूँ, आपको थोड़ा समझने में रहेगा। देखिए, नैतिक विकास है क्या, इसको एक परिभाषा के तौर पर भी हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि मानव विकास की वह प्रक्रिया, इसको हम लिख सकते हैं मानव विकास की
वह प्रक्रिया, इसको हम नैतिक विकास लिख सकते हैं। यहां पर है क्या ये नैतिक विकास, ये इसके बारे में जो बात कही गई कि ये जो जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के तहत मानव विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति, यानी मानव विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण के व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण, समाज में प्रचलित आचरण के जो नैतिक मानदंड है, यानी समाज में प्रचलित आचरण जो है उसके जो नैतिक मानदंड हैं उनको अपनाने की कोशिश करता है। आचरण के नैतिक मानदंडों को अपनाने की कोशिश करता है या ग्रहण करने की कोशिश कर सकता है, ये भी हम लिख सकते हैं ने की कोशिश करता है। एक तो ये इसमें ये बात है कि ये जो समाज के द्वारा जो समाज के जो नैतिक आचरण है, स्वीकृत मानदंड है, उनको अपनाने की कोशिश करता है और सीखता है कि किस प्रकार से, ये भी सीखता है कि किस प्रकार व्यक्तिगत इच्छाओं और सीखता है कि किस प्रकार व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक नियमों के बीच संघर्षों में संतुलन बनाया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसको आप दूसरे शब्दों में सिंपल में ये भी समझ सकते हैं कि मानव विकास की वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समाज के साथ जो समाज के नियम हैं उनको मानने की प्रक्रिया, आदमी आसानी से नहीं मानता है, उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं भी होती हैं। तो जो व्यक्तिगत इच्छाएं वो बड़े आड़े आती हैं सामाजिक नियमों को मानने के। तो व्यक्तिगत इच्छाओं में और सामाजिक नियमों के बीच में जब संघर्ष होता है तो उसमें संतुलन बनाना ये सीखता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जब वो ये सीखता है कि मुझे समाज की बात भी माननी है और अपनी इच्छाओं का भी दमन नहीं होने देना है, तो कहीं कहीं पर उसे समाज की बात स्वीकारने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना है। किस प्रकार इसको दबाया जा सकता है, अपनी इच्छाओं को किस प्रकार हम अपनी इच्छाओं को किनारे कर सकते हैं, इस प्रकार का जो संघर्ष मन के अंदर चलता है, द्वंद्व, उसमें संतुलन बनाना और उसमें जो संघर्ष होता है उसमें बैलेंस करना सीखता है। इस बैलेंस करने की जो प्रक्रिया है उसी को नैतिक विकास कहा गया है और इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है जिसके कारण वो नैतिक व्यवहार सीखता है। तो ये तो थी थोड़ी सी इसकी नैतिक व्यवहार की जनरल बात। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक थोड़ा सा मैं जनरल कॉन्सेप्ट और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जब मैं नैतिक व्यवहार की बात करता हूँ, उसे सीखने की बात करता हूँ, और हम ये भी कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार और जो सामाजिक अनुबंध है, सामाजिक दबाव है या सामाजिक जो नियम है, परंपराएं हैं या प्रतिमान हैं, उनको ग्रहण करते हुए हमें तकलीफ़ होती है और उनको धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, उसके साथ समायोजित होते जाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो व्यवहार है जिसको हम नैतिक व्यवहार कहते हैं, ये नैतिक व्यवहार पूरी तरह से अर्जित होता है। नैतिक व्यवहार जो है, एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये अर्जित होता है, ये जन्मजात नहीं होता है।
क्योंकि नैतिक व्यवहार का मतलब है सामाजिक अनुबंधों को मानना, सामाजिक परंपराओं व सामाजिक नियमों को, बड़ों के निर्देशों को मानना, जिसके बारे में जन्म से बच्चा कुछ नहीं जानता, वो उसके अनभिज्ञ होता है और धीरे धीरे वो इन चीज़ों को सीखता है। तो इसका ये अर्थ है कि हम नैतिक व्यवहार जितना भी है, नैतिक व्यवहार के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं व्यवहार परिवर्तन की आती हैं, वो सब हम अर्जित करते हैं, यानी सीखते हैं, चाहे वो अपने परिवार के सदस्यों से, चाहे बड़ों से, चाहे टीचर से, चाहे विद्यालय में, चाहे मित्र मंडली से, चाहे दोस्तों से, चाहे अपने साथियों से। ये सारा व्यवहार हम सीखते हैं, यानी इसको अर्जित कहा गया, इसलिए अर्जित व्यवहार होता है नैतिक। और ये जो अर्जित व्यवहार है, इसको कैसे कैसे आयु में, अलग अलग आयु में आदमी सीखता जाता है और कब ये लास्ट में जो है चरम स्तर पर जाता है, इसकी जीन पियाजे ने 3 अवस्थाएं बताई मुख्य रूप से, उन पे मैं चर्चा करता हूँ। ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? नैतिक विकास की जो 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, उनमें सबसे पहली बात मैं इसको देखिए, एक तो नैतिक यथार्थता, ये पहली अवस्था इन्होंने बताई है। जीन पियाजे के अनुसार जो नैतिक यथार्थता की आवश्यकता है, जिसको इन्होंने मॉरल रियलिज्म कहा गया है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मॉरल रियलिज्म, ये। और इस अवस्था के बारे में इन्होंने कहा कि जो बच्चा जन्म से लेकर 8 साल तक की आयु होती है, उसमें वो इसके आधार पर सीखता है। आयु की बात करें तो 0 से 8 वर्ष तक, इस अवस्था में जो वो सीखता है, किस प्रकार सीखता है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसी नैतिक विकास की जो अवस्था है, इसी का दूसरा नाम कहा गया है, ये विषम नैतिकता भी कहते हैं इसी को, इसी का दूसरा नाम विषम नैतिकता भी कहा गया। ये क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है, हिंदी में इसके लिए बहुत सारे शब्द मिलते हैं। इसी को जो है, जब इन्होंने कहा परायत अवस्था भी इसी को कहते हैं, परायत अवस्था भी इसी को कहा गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग शब्दों का यूज किया है और इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि सब अलग बात वही है, तो ये शब्दों की वजह से कई बार हमें क्या होता है कि हमें नैतिक यथार्थता पूछा गया है, हमने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन पेपर में आ गया ये, तो ये एक ही चीज़ है। इसलिए हमें हिंदी की जो वोकैबुलरी है, इसका भी सही तरह से ज्ञान होना चाहिए। इसी को व्यवस्था की नैतिकता भी कहते हैं। व्यवस्था की नैतिकता, ये अलग अलग अवस्थाएं और अलग अलग नाम इसके जो है, सॉरी ये व्यवस्था है, व्यवस्था। ये जो शब्द हैं, इनको आप इसका अर्थ समझें और ये आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। इनको थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो ये वैसे भी ठीक रहेगा। इस अवस्था में होता क्या है, एक तो ये पियाजे ने कहा कि इस अवस्था में जो ये बच्चे होते हैं 0 से 8 वर्ष तक के, इनका नैतिक विकास किस प्रकार होता है। ये बच्चे अपने आसपास अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, घर में मम्मी पापा, रिश्तेदार, इन सब को देखकर अनुकरण करते हैं और उनके साथ जो है दबाव में भी मानते हैं, दबाव के कारण भी ये बात मानते हैं। इनके व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है वो दबाव के कारण भी होता है। और ये इनका अपना कोई माइंड नहीं होता, ये सही नहीं जानते, गलत नहीं लगते। इनको जो घर में बड़े बुजुर्ग या स्कूल में बता दिया जाता है, इनके लिए वही सत्य है, वही असत्य है, जिसके बारे में ये सुनते हैं, देखते हैं। अपना दिमाग इनका कोई काम नहीं करता, क्योंकि इस अवस्था में इनका जो नैतिक विकास है वो धीरे धीरे चरम पर चलता है। इनको लगता है कि जो घर में बता दिया गया है वही सही है। कभी आपने देखा होगा 6, 7, 8 के बच्चे, ये 7 साल के जो बच्चे हैं जो कक्षा 1 में या 2 में जा रहे हैं, घर में उनको होमवर्क दे दिया और उनको आपने कहा कि आपका ये शब्द जो है गलत है, इसमें ये मात्रा गलत है, तो वो कहेंगे नहीं हमें तो मैडम ने ऐसे ही पढ़ाया, बस हमें तो, वो उसी पे विश्वास करेंगे। उनके लिए वही सत्य है। वो उनके दिमाग में जो बैठ गया कि ये सही है तो सही है, मैडम ने कहा तो मैडम ने कहा, वो दूसरे की बात नहीं मानते। तो ये इस तरह का जो धारणा बच्चे के मन में बन जाती है, ये इनके नैतिक विकास के 0 से लेकर के 7 साल तक की अवस्था, क्योंकि ये विश्वास पे चलते हैं, भरोसा करते हैं और इनको एक बार जो बात बता दिया गया वही ठीक है।
दंड पुरस्कार से भी ये समझते हैं, इनके व्यवहार में इनको किसी बात के लिए इनकी तारीफ कर दी, इनको लगता है यही काम अच्छा है। किसी बात कोई गलती बच्चे से हो गई, उसको डांट दिया, वो कहेगा ये काम गलत है। उसका अपना कोई दिमाग नहीं है, उसे ये सिर्फ दिखाई दे रहा है कि मुझे ये काम के लिए डांटा गया तो ये गलत है, इस काम में मेरी सराहना हुई, प्रशंसा हुई तो ये सही है। बस वो सुख और दुख के आधार पर निर्णय करता है, परिणाम के आधार पर निर्णय करता है। इस अवस्था में जो बच्चे का नैतिक विकास है वो सुख दुख या आनंद की अवस्था के आधार पर, बच्चे को जिस काम को अच्छा लग रहा है बस वो उसको करेगा, जिससे उसे तकलीफ हो रही है उसे छोड़ देगा। अगर उसे खिलौना दे दिया और उसमें वो आवाज़ कर रहा है, उसको तम से तोड़ रहा है, उसे तोड़ने में आनंद आ रहा है, वो हंस रहा है, तो हर बार खिलौने को तोड़ता रहेगा क्योंकि उसे आनंद मिल रहा है। और उसे लग रहा है खिलौना तोड़ने के बाद मुझे कोई घर में कोई डांट रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो सोचेगा ये गलत काम है। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे समाज के नियमों को ग्रहण करना सीखता है आयु के हिसाब से। ये इसकी पहली अवस्था है। और उसको ये लगता है कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो प्रकृति हमें दंडित करेगी, यानी हमें गलती नहीं करनी है, चाहे हम अकेले में हो, चाहे हमें कोई देखे या ना देखे। भगवान देखता है, वो डरता है। उसे कहो कभी कि झूठ बोलेगा तो तेरी आँख फूट जाएगी, अगर उसको कह दिया झूठ बोलेगा तो तेरी आँख फूट जाएगी, तो कभी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि उसे पता मेरी आँख फूट जाएगी। वो नहीं जानता कि आँख फूटती है कि नहीं फूटती है। उसे कहो भगवान की कसम खाए झूठ तूने गलती की है, तो वो डर के मारे अगर गलती की होगी तो बता देगा। वो भगवान से डरता है कि भगवान मुझे फिर मारेगा। उसे कहो अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हारा जो है तुम्हारा पापा वो हो जाएगा, तुम्हारी मम्मी बीमार हो जाएगी, कसम खाओ। इस उम्र में बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं और वो सीधे सुख दुख के आधार पर और अपना, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, इनको जैसा बताया जाता है, जैसा कहा जाता है, अनुसरण की प्रक्रिया नहीं, मुख्य रूप से अनुकरण के द्वारा इनका नैतिक विकास होता है। तो ये इनकी पहली अवस्था थी। और दूसरी इनकी एक जो अवस्था की बात कही गई है, दूसरी अवस्था है नैतिक समानता की अवस्था। इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसकी शॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो ये अब इसकी दूसरी एक जो अवस्था इन्होंने दी है, नैतिक विकास की जो दूसरी अवस्था इन्होंने दी, इसे कहा है नैतिक समानता। नंबर 2 नैतिक समानता, इसी को कहते हैं मॉरल इक्वलिटी। ये पियाजे की दूसरी जो है नैतिक विकास की अवस्था है। इसकी जो आयु उन्होंने बताई है 8 से 12 वर्ष। इस आयु में किस प्रकार बच्चे का नैतिक विकास होता है इसके बारे में उन्होंने बताया है। इसी को हम स्वायत्त अवस्था भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम स्वायत्त अवस्था भी कहा गया है। ये आपको याद दिलाने के लिए, ताकि आप कई बार पूछ लेते हैं अलग अलग नामों से, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। इसी को सामाजिक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। सामाजिक चिंतन की अवस्था भी इसको कहा गया है। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिल जाएंगे, जितने राइटर होंगे तो उनसे एक फ़ायदा आपको मिल जाता है। अलग अलग शब्दों की जो शब्दावली हिंदी में है उसको आपको समझने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी में तो इसका एक ही नाम होता है, मॉरल इक्वालिटी, और इनके भी अलग अलग नाम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो सामाजिक अनुबंधन की अवस्था भी इसको कहते हैं, सामाजिक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो ये जो है इस अवस्था में होता क्या है, किस प्रकार बच्चा अपने वो करता है, क्योंकि 8 साल का जो बच्चा है वो अब काफ़ी बड़ा हो जाता है, समझने लगता है। इस उम्र में बच्चे जो है व्यक्तिगत खेलों से हटकर सहयोगात्मक खेल पर आ जाते हैं। सहयोगात्मक मतलब सामूहिक खेलों में आ जाते हैं। कई बार 7-6 साल का बच्चा जो है वो पहले अकेले खेलता रहता है, अकेले ही लगा रहेगा किसी चीज़ में, तोड़ने फोड़ने में, खिलौनों के साथ खेलता है, वो एक का व्यक्तिगत खेल। लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो सामूहिक खेलों की तरफ आता है। जैसे क्रिकेट है, 2-3 आदमी चाहिए होते हैं, या कबड्डी है, 2-3 आदमी चाहिए होते हैं, या और खो खो है, 2-3 खेल जो इस तरह के जिसमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सहयोगात्मक खेलों की तरफ जब बढ़ने लगता है बालक, तो ये अभी तक इससे पहले क्या कर रहे थे, पहली अवस्था में ये करते थे केवल वो जो दूसरों के बनाए हुए नियम हैं उन्हीं को मानते थे। जैसे दूसरे को खेलते हुए देखते थे वैसे ही खेलते थे।
लेकिन अब ये चूंकि समझदार हो गए हैं, इनको नियमों का बारे में पता होता है, तो अब ये दूसरों के नियम नहीं मानते, बल्कि अपने खेल के अपने ढंग से नियम बना लेते। 4 लड़के खड़े हो गए, माना उन्होंने कहा भाई अब क्रिकेट खेलना है, तो टीम तो पूरी है नहीं, लेकिन वो तय करेंगे भाई 5 बॉल मैं दूंगा, उसके बाद 13 नंबर, और जो बॉल देगा वो फेंकेगा तो उसको लेके भी वही आएगा। अब वो अपने नियम बनाने लगते हैं और उसमें बिल्कुल ईमानदारी से वो करते हैं काम, अनुशासन के साथ। ऐसा नहीं कि वो उसमें 5 बॉल दिया दूसरे को तो दूसरा भाग गया, नहीं, वो फिर उसकी बात मानेगा, फिर वो 5 बॉल उसको देगा, फिर वो खेलेगा। तो वो आपस में इस तरह से एक नियम बनाने लगते हैं और अपना उनका जो दिमाग है वो काम करने लगता है। वो नकल की तरफ न जा करके अपने जो व्याख्या है उसको करने लगता है। और गलती से किसी ने कोई नियम तोड़ दिया, तेरे को कहा था पहले तय हुई थी कि बॉल खुद लानी है, अब तू लेके आ बॉल, क्योंकि पहले तय हो गया। तो अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो तर्क करने लगते हैं, व्याख्या करने लगते हैं, नियमों की काम की व्याख्या करने लगते हैं। ये गलती की तूने, यहाँ ये गलत किया है, ये तेरी गलती है, ये मेरी गलती है, तो उस पर बहस भी करने लगते हैं। तो इसमें इतना समझने की ताकत इस उम्र में आ जाती है बालकों में। और ये आपसी सहमति के आधार पर, मतलब आपस में तय करते हैं भाई तुम ऐसा करोगे मैं ऐसा करूँगा, हाँ ठीक है, सबने तय कर लिया। उस सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हैं और नियमों का अनुसरण करके अपना काम करने लगते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अवस्था है 8 से 12 साल तक की, क्योंकि 12 साल तक तो काफ़ी बच्चा समझदार होता है, वो अपने नियम बनाने लगता है, व्याख्या करने लगता है, तर्क करने लगता है। और वो अब ये भी समझने लगता है कि जो पहले हमें डराया जाता था कसम खाने के लिए, अरे हम तो बेकार डरते थे, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो अब सारी चीज़ें समझने लगते हैं, पहले से वो काफ़ी विकसित हो जाते हैं। तो ये दूसरी अवस्था में इस तरह की जो इनका चिंतन होता है, इसके आधार पर इनका मॉरल डेवलपमेंट होता है और ये सामाजिक नियमों को स्वीकार करने लगते हैं, उन पर चिंतन भी करने लगते हैं, उनके बारे में सोचने भी लगते हैं और अपने नियम भी बनाने लगते हैं। कई बार तो ये होता है भाई मैं ऐसा क्यों मानूं, तर्क करते हैं, मैं क्यों मानूं इस बात को, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा होगा, तर्क भी करते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं। तो ये नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है, जिसके आधार पर ये अपने आप को नैतिक व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। इसके अलावा इनकी एक तीसरी अवस्था का हम जिक्र करते हैं, जिसको हम कहते हैं नैतिक सापेक्षता। उस पर हम बात करते हैं। नैतिक सापेक्षता ये तीसरी अवस्था है। और इसकी जो आयु बताई गई है वो 12 से ऊपर, 12 वर्ष से ऊपर, यानी वैसे तो इसको कहीं कहीं पर 12 से 18 भी लिखा गया है, लेकिन आदमी जीवन भर सीखता रहता है, तो जन्म से मृत्यु तक, यानी 12 से ऊपर की जो आयु है उस पर ये लागू होती है, उसमें इस प्रकार से आदमी का विकास होता है। तो इसी को जो है कहा गया साम्यावस्था सॉरी, इसी को साम्यावस्था की अवस्था भी कहा गया है। और इसी को स्वायत्तता भी कहा गया है, स्वायत्तता की अवस्था। क्या है ये नैतिक सापेक्षता? इसको भी समझने के लिए हमें इन्होंने जो बात कही है मॉरल रिलेटिविज्म की बात, इसको कही गई, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मॉरल रिलेटिविज्म। इसमें बालक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है, समझने की जो समझ है उसकी वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, ये तर्क करना सीख जाता है। 12 साल का जो बालक है वो किशोर हो जाता है, उसकी तर्क करने की शक्ति बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। अब वो पर निर्भर नहीं रहता, पहली अवस्था में वो पर निर्भर रहता था, दूसरी अवस्था में वो पहली अवस्था में परिणाम के आधार पर निर्णय करता रहा, दूसरी अवस्था में वो जो है उद्देश्यों के आधार पर निर्णय करने लगा, तीसरी अवस्था में वो स्वतंत्र दिमाग से सोचता था और उद्देश्यों के बारे में भी सोचता है और परिणाम के बारे में भी सोचता है। यहाँ पर 12 साल की उम्र में आकर के बालक का जो है बहुत डेवलपमेंट हो जाता है और इसे स्व नैतिकता भी कहते हैं। इसे
ये जो अवस्था है 12 वर्ष की, इस अवस्था में न्याय की संकल्पना मुख्यतः समानता पर आधारित होती है, यानी बाहरी दबाव होने पर भी न्याय के आदर्शों का अनुसरण किया जाता है। बाहरी दबाव होने पर भी न्याय के आदर्शों का अनुसरण किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि बालक कहीं खेल खेल रहे हैं, मान लीजिए कोई, और वहाँ पर जो है किसी बालक ने कोई गलती कर दी, किसी नियम का उल्लंघन कर दिया, तो चाहे 20 आदमी कह रहे हों कि नहीं नहीं चलो छोड़ो छोड़ो, तो बच्चे नहीं मानेंगे। वो कहेंगे इसने गलत किया है तो गलत किया है, बात खत्म। वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जानने लगे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि उनका तार्किक चिंतन है वो विकसित हो गया। उनकी क्षमता, तार्किक चिंतन की क्षमता जो है वो विकसित हो गई है। उनका बौद्धिक विकास भी हो गया है। वो सही गलत का निर्णय अपने विवेक से करने लगे हैं। अब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है कि पहले के नियम क्या थे उन्हीं को मानते रहो, नहीं, लीक पे चलने की आदत से हट गए। अब वो अपने नियम बनाने लगे हैं, अपने लिए नियम बना सकते हैं, और सामाजिक नियमों को जो है मानने की बाध्यता खत्म हो चुकी है। इसीलिए इसको स्वायत्तता की अवस्था भी कहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग से निर्णय लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियों और उद्देश्यों तथा मनोभावों को जो है निर्णय वो देते हैं, महत्व देते हैं नैतिक निर्णय देते हुए। ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए हम 4 लोग हैं, इसमें एक बात आई थी समान न्याय की जो बात है, जैसे नियम दूसरे के लिए वैसे मेरे लिए, चाहे मैं हूँ, जैसे नियम मेरे लिए है वैसे दूसरे के लिए हैं। तो ये समान नियमों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को एक नियम की गलती कर दी उसको छूट दे दी, दूसरे ने गलती कर दी उसको छूट दे दी, नहीं, जो नियम है सबके लिए है। अगर सज़ा मिलेगी तो सबको मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा तो सबको मिलेगा, दंड मिलेगा तो सबको मिलेगा। जो गलत है वो गलत है, सबके लिए गलत है, जो सही है वो मेरे लिए भी सही है, दूसरे के लिए भी सही है। इस प्रकार की जो भावना इनके अंदर आती है, ये नैतिक विकास का जो है सबसे उच्च स्तर है। यहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर विकसित हो जाती है। अर्थात अब ये पूरी, अगर हम समरी की इसकी बात करें, तीनों अवस्थाओं की बात करें या पियाजे के नैतिक विकास की बात करें, तो पहली अवस्था जो इनकी नैतिक यथार्थता की अवस्था थी, उस पर जो है बालक में मेन जो बात थी, जिस पर मैंने कहा था अंधा अनुसरण, नंबर 1 में जो नैतिक यथार्थता की मैंने बात की, अनुसरण, अंधानुसरण, दूसरे को देख करके काम करने की प्रवृत्ति पैदा होती है नंबर 1 स्तर पर, और ये दूसरों को देख करके उनके द्वारा सीखते हैं, जैसा दूसरे करते हैं वैसे ही करते हैं, अपना दिमाग कुछ काम नहीं करता, नकल करने की प्रवृत्ति रहती है। घर में काम में हाथ बटाने की बात, मम्मी अगर रोटी बना रही तो छोटे बच्चे रोटी बनाने की नकल करते हैं, कोई बर्तन साफ़ करने की बात कर रहे हैं तो बच्चे बर्तन साफ़ करने में हेल्प करते हैं। तो उनको दूसरों के देख करके काम करने की आदत ये पहली अवस्था में रहती है। और जो दूसरी अवस्था की इनकी बात की नैतिक समानता पर, यानी ये नियमों की व्याख्या करने लगते हैं, नियमों का विश्लेषण कर लगते हैं। यहाँ पर इनका थोड़ा और भी जो है दिमाग जो है विकसित हो जाता है। और तीसरी अवस्था में पियाजे ने ये कहा कि ये सहयोग और पारस्परिक निर्भरता के जैसे विभिन्न दृष्टिकोण हैं, और स्वायत्तता का जो दृष्टिकोण है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। उसके आधार पर इनका नैतिक विकास होता रहता है। तो कुल मिलाकर के ये नैतिक विकास की जो पियाजे की अवस्थाएं थी 3, इन तीनों पे चर्चा हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा फिर भी आप इसको किताब में पढ़िए, और किताब में और बहुत सारा डिटेल में दिया रहता है, क्योंकि वीडियो में हम उतने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।